सभी भारतवासियों को मेरा प्रणाम। दोस्तों, आज हम अफ़गानिस्तान की स्थिति पर नज़र डालेंगे। सर्वप्रथम हम अफ़गानिस्तान का ऐतिहासिक विवरण आपको देंगे, जिसके अनुसार आपको ज्ञात होगा कि अफ़गानिस्तान की भौगोलिक स्थिति कैसी है, सामरिक स्थिति कैसी है और पूर्व में उनका कैसा इतिहास रहा है। अफ़गानिस्तान अखंड भारत का सबसे अग्रणी प्रांत था, जहाँ पे पहले हिंदू शासक भी रहे, बौद्ध शासक भी रहे और उसके बाद इस्लाम आने के कारण सबसे पहला जो प्रांत था इस्लाम के अगेंस्ट, उसका भी सामना अफ़गानी लोगों ने किया या अफ़गानी हिंदुओं ने किया और करीब 200-225 साल तक वो इस्लाम से लड़ते रहे। परंतु उसके नीचे पंजाब और मुख्य भारत से उनको कोई सहायता न मिलने के कारण धीमे धीमे वो लड़ाई वो हार गए। हार क्या गए, उन्होंने परिस्थितियों के अनुसार अपना जो धर्म है वो चेंज कर लिया और आज के जिस स्वरूप में हम अफ़गानिस्तान को देखते हैं कि वो एक मुस्लिम राष्ट्र है। अफ़गानिस्तान का विशेष वर्णन हमें सिकंदर के समय से मिलता है, जबकि सिकंदर ने 327 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था, जिसका कि भारत में पंजाब प्रांत के शासक पोरस से आमना सामना हुआ था और उसमें मुख्य शील्ड के रूप में अफ़गानियों ने काम किया था और सिकंदर की स्थिति यहाँ तक ला दी थी कि वो सतलज पार नहीं कर सका था और एक हारे हुए सैनिक के रूप में वो यहाँ से लौट गया था और लौटते में ही उसकी मृत्यु हो गई थी और उसके बाद उसका शासन जो है उसके सेनापति सेल्यूकस ने संभाला था। ये एक ऐसा इतिहास है कि जिससे हमें अफ़गानी लोगों की वीरता और बहादुरी का एक प्राचीन उदाहरण मिलता है। उससे पहले महाभारत काल में भी अफ़गानिस्तान का विशेष महत्व था। गांधारी गांधार प्रदेश की राजकुमारी थी, जिनका कि धृतराष्ट्र से विवाह हुआ था। आज की डेट में अफ़गानिस्तान जब अंग्रेज़ों के काल में आया तो अंग्रेज़ों के काल में अंग्रेज़ों ने भी उनसे हार मान ली और एक तरीके से बुरी तरीके से भयभीत थे। उन्होंने भारत तक, पंजाब प्रांत तक, फ्रंटियर प्रोविंस तक अपना शासन सीमित रखा और अफ़गानिस्तान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में ही रखा। अफ़गानिस्तान 125 साल तक अंग्रेज़ों से संघर्ष करते रहे, परंतु अंग्रेज़ों की सेना, जो कि वास्तव में भारतीय सेना ही थी, जिसकी द्वितीय विश्व युद्ध के समय में करीब 35 लाख संख्या थी, इतनी बड़ी फ़ौज का वो सामना नहीं कर पाए। परंतु फिर भी वो एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में रहे। और उसका अफ़गानिस्तान के बारे में एक कहा जाता है कि अफ़गानिस्तान एक ऐसा प्रदेश है, ऐसा देश है जो कि विदेशी आक्रांताओं का एक कब्रिस्तान है। यहाँ पर जिस शक्ति ने भी यहाँ पर आक्रमण किया, विशेष रूप से भारत पर आक्रमण किया, तो उसका सामना करते हुए ये पहले सिकंदर का शमशान बना। उसके बाद आप देखते हैं कि सोवियत युद्ध के दौरान 1979 के बाद सोवियत यूनियन, जो कि द्वितीय स्थान पर था और अमेरिका से टक्कर लेता था, वो भी यहाँ पर बुरी तरह से हार का सामना करते हुए यहाँ से वापस हुआ। उसके बाद यहाँ पर अमेरिका ने अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश की। 20 साल से वो भी लड़ रहा है। इतनी बड़ी महाशक्ति होते हुए, इतनी बड़ी एयरफोर्स होते हुए
इतनी बड़ी एक सेना होते हुए और आधुनिक सेना होने के बावजूद वो उन पर कंट्रोल नहीं कर पाया। भले ही उसका आज जिन्हें हम आतंकवादी कहते हैं, जिन्हें उसने ही डेवलप किया था और पाकिस्तान के द्वारा उनको प्रशिक्षित करवाया था, वो विशेष रूप से पख्तूनिस्तान के रहने वाले लोग थे और उनके बच्चे थे, जिन्हें मस्जिदों में तालिब बनाया गया, छात्र बनाया गया। उसके बाद उन्हें आतंकवाद की शिक्षा दी गई, जो कि इस्लाम के द्वारा दी जाती है जनरली, और उन्हें सभी हथियार उपलब्ध कराए, जिससे उन्होंने पूरे अफ़गानिस्तान में पिछले 20 सालों से आतंक फैलाया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे आईएस आया। आईएस भी सरवाइव नहीं कर पाया और उसे भी मुँह की खानी पड़ी और वो करीब करीब आज की स्थिति में वहाँ नगण्य रूप में है। इसके बाद परिस्थितियाँ पलटी। अमेरिका जैसे कि उसका पूर्व में इतिहास रहा है कि वो तेज़ी से बर्बाद करता है किसी भी राष्ट्र को, चाहे उसके ऊपर कोई कारण हो या ना हो, वो उनकी मर्जी होती है कि जिसके खिलाफ़ कोई भी कैंपेन चलाते हैं वो उसे पूरा करते हैं। सर्वप्रथम उन्होंने ऐसा ही वियतनाम के ख़िलाफ़ किया। 16 साल तक उन्हें परेशान रखा, वहाँ पे बहुत सारे अमेरिकी शहीद हुए, उसकी उन्हें कोई परवाह नहीं। फिर ये वियतनाम से लौटे। वियतनाम के बाद ये इन्होंने एक दूसरा कैंपेन चलाया बुश के टाइम में, जॉर्ज बुश और उनके बेटे के टाइम में, इराक के विरुद्ध आरोप लगाया कि ये केमिकल वेपन्स तैयार कर रहे हैं। सद्दाम हुसैन को इन्होंने एक तरीके से आखिर में बिना किसी सबूत के उसको मृत्युदंड दे दिया। इसके पीछे कारण ये थे कि ये रूस को हमेशा से घेरने में लगे रहे। सबसे पहले द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इन्होंने नाटो ऑर्गेनाइजेशन बनाया, जिसमें नाटो के देश थे, यूरोपियन कंट्री के, और उसमें उन्होंने जानबूझकर तुर्की को शामिल कराया, क्योंकि रूस का जो एक काला सागर जिसे हम कहते हैं, वहाँ पे वो चारों तरफ से लैंडलॉक्ड है। उसका केवल एक रास्ता तुर्की की तरफ होकर निकलता है, पतला सा। उसको कम कंट्रोल करने के लिए इन्होंने तुर्की को भी नाटो देशों में शामिल किया, जिससे रूस की नकेल कसी जा सके। और उसके बाद फिर ये फैले सऊदी अरेबिया में। सऊदी अरेबिया में इन्होंने कंट्रोल किया तेल के कारण, और आज की डेट में वहाँ पे प्रभुत्व जमाए हुए हैं। सऊदी अरेबिया की मजबूरी ये है कि वो अपने यहाँ अपने लोगों की सेना नहीं रखना चाहता। इस मामले में वो बेहद सतर्क रहते हैं कि अगर उन्होंने मुस्लिम लोगों को यहाँ की फ़ौज में बना लिया तो वहाँ का शासक बिल्कुल कठपुतली हो जाएगा इन मुल्लाओं की। मुल्ला, कोई भी मुल्ला अगर उनके अगेंस्ट गया और उसने फतवा दे दिया कि ये शासक जो है इस्लाम के विरुद्ध है और इसका कत्ल कर दो, तो ये लोग इतने धर्मांध हैं कि उसको शासक को ही मार डालेंगे। इसलिए उन्होंने कभी भी अपनी स्वयं की सेना डेवलप करने की कोई सोची नहीं। वो हमेशा विदेशों से, अमेरिका से मुख्य रूप से और छोटे स्तर पर पाकिस्तानियों को अपने यहाँ सेना के कार्य के रूप में लगाते रहे, जिससे उनके ऊपर उनकी कमांड हमेशा मजबूत रहे और जैसा वो चाहें वैसा उनके सऊदी अरेबिया में चले। वहाँ की जनता को वो सेना में नहीं लाना चाहते। इसके बाद अमेरिका ने ईरान के ख़िलाफ़ एक लंबी दुश्मनी खेली। पहले रजा शाह पहलवी को डेवलप किया, उसके पीछे हाथ रखा। फिर वो जब मारा गया और ये अयतुल्ला ख़ोमेनी आ गया, तब इनकी परिस्थितियाँ एकदम ईरान में बदल गईं। इनकी एम्बेसी को ही पूरा बंधक बना लिया और कई सालों तक वो बंधक रहे। उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान तो शुरू से ही उसको एड देते थे, क्योंकि ये उसकी स्ट्रेटजिक पोजीशन का महत्व समझते थे कि रूस किसी भी तरीके से गर्म पानी या गर्म सागर या अरब सागर की तरफ रास्ता ना ले ले, जिससे उसे सारी व्यापारिक आसानियां हो जाएंगी और उसकी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ सकती है। इसलिए उन्होंने ये घेरा टर्की से शुरू किया। टर्की के बाद सऊदी अरब, फिर ईरान और फिर पाकिस्तान तक डेवलप रखा। केवल इन्हें प्रतिरोध भारत की विदेश नीति के कारण यहाँ मिला कि भारत ने इन्हें कभी भी कोई अड्डा देने से साफ मना कर दिया और ना इनकी कभी सहायता ली। हालांकि इसका नुकसान उन्हें बहुत हुआ कि जो पुराने हथियार जो रूस से मिल पाते थे बस वही इनके पास उपलब्ध होते थे। फिर भी इन्होंने अपने देश में ही अपनी तकनीक को
डेवलप किया, जो कि पहले अमेरिका से राजीव गांधी के टाइम पे कंप्यूटर मांगे गए थे, सुपर कंप्यूटर, उसके लिए भी अमेरिका ने साफ मना कर दिया था कि ये तकनीकी ट्रांसफ़र नहीं होती, किसी भी देश को ऐसे ही नहीं दी जा सकती हैं, ये कह के इनको टहला दिया था। फिर भारत अपनी अलग नीति पे लग गया, जो कि आत्मनिर्भरता और स्वदेशीकरण की तरफ जाती है, इसलिए इस पर इनका कोई ज़्यादा विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। परंतु पाकिस्तान पूरा इनके एड पर निर्भर हो गया और 70 सालों में वहाँ के शासकों की, वहाँ की जनता की आदतें खराब हो गईं। जैसे अगर आप किसी को भी किसी धार्मिक कारण से किसी भीख मांगते हुए व्यक्ति को अगर आप कोई भीख देते हो तो वो ये इसको प्रोफेशन समझने लगता है। वो सुबह आके बैठ जाता है, शाम तक भीख मांगता है, फिर खाता है, हाथ हिलाना चाहता नहीं है। वही सारी स्थिति पूरे पाकिस्तान की यही है कि वो एक अपना झुंझुना स्ट्रेटजिक पोजीशन का लेकर भीख मांगने की आदत डाल चुके हैं, जबकि स्वतंत्रता से पहले वहाँ के लोग ऐसे नहीं थे, वे भी सामान्य हिंदुस्तानियों की तरह व्यवहार करते थे। परंतु आज की स्थिति में वो पूरी तरीके से भीख पर निर्भर हो गए। इसके बाद अगर पाकिस्तान आगे चल के बर्बाद होता है या विघटित हो जाता है तो पाकिस्तान के पास जो स्ट्रेटजिक पोजीशन है उसका कोई महत्व नहीं रहेगा। वर्तमान में भी अमेरिका अफ़गानिस्तान को छोड़कर सितंबर तक पाकिस्तान में इसलिए अपना अड्डा एयरबेस बनाना चाहता है कि पाकिस्तान चीन के हाथों में पूरी तरीके से ना चला जाए और चीन जो है इन देशों में आगे ना बढ़ पाए। सेंट्रल एशिया के 5 देश जो मध्य एशिया के देश कहे जाते हैं, जिनमें किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान इत्यादि और तुर्कमेनिस्तान ये आते हैं, इनकी अर्थव्यवस्थाओं पर पूरी तरीके से चाइना अपना लोन दे देकर और वहाँ के प्रोजेक्टों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा के इन पर एक तरीके से कब्जा कर चुका है। रूस भी इस चीन की नीति से, एग्रेसिव नीति से बहुत परेशान है। इस कारण रूस का भी झुकाव कुछ स्तर तक लोकतांत्रिक देशों की तरफ है। वो चीन की विस्तारवादी नीतियों से परेशान है। वर्तमान में जो स्थिति बनती है उसमें सबसे ज़्यादा महत्व अमेरिका के निकलने के बाद तालिबानों का बढ़ जाता है, जो कि एक ऐसी दिशा प्राप्त हैं कि जिसका कि कोई कंट्रोल नहीं है किसी पर भी। पहले इनको कंट्रोल पाकिस्तान की सेना करती थी। अब स्थिति ये हो गई है कि तालिबान ये समझ चुका है कि हमको पाकिस्तान कुछ नहीं दे सकता, क्योंकि वो उसकी अर्थव्यवस्था बुरी तरीके से ख़राब हो चुकी है। वो पूरे विश्व में खुद भीख मांगते हुए दे रहा है, तो हमें पैसा कौन देगा। तो तालिबान की वर्तमान में समस्या ये है कि उन्हें फाइनेंस कहाँ से मिलेगा। इसीलिए वो एग्रेसिव होकर अफ़गानिस्तान के काफ़ी हिस्से पे कब्जा कर चुके हैं। और आपको जैसा याद होगा कि अफ़गानिस्तान में जो सेना है उसमें मुख्य हिस्सा नॉर्दर्न अलायंस जो हुआ करती थी उसका था। नॉर्दर्न अलायंस के लोग ज़्यादातर ताजिकिस्तान से, जो अफ़गानिस्तान के ऊपर पड़ता है, वहाँ के लोग जो अफ़गानिस्तान में आकर रहते थे उन लोगों ने बनाई थी। उनके पास रशियन हथियार होते थे और तालिबान जो था, तालिबान के ग्रुप इनके पास रहते थे, क्या कहते हैं, अमेरिका वाले हथियार जो पाकिस्तान द्वारा उन्हें मिलते थे। हथियारों के मामले में उनके हथियार कमज़ोर पड़ते थे, तो वो शुरू से ही शिकस्त खाते रहे नॉर्दर्न अलायंस वाले। परंतु कुछ ना कुछ समर्थन उनका बढ़ा। तालिबान के कार्य जो थे, दूसरे को औरतों के प्रति बुर्का पहनाना, ये कोड़े मारना, ये एक बिल्कुल ही नेगेटिव नीति पे चल रहे हैं। इस कारण उन्हें समर्थन मिला और वो सरकार में आ गए और सरकार में अब हैं। परंतु ऐसी स्थिति है कि उनकी फोर्सेस ज़्यादा डेवलप नहीं हैं, जिन्हें कालांतर में भारत ने ट्रेनिंग दे के डेवलप किया। बाकी जैसा आपको ज्ञात है कि सारे देशों ने यहाँ पे अफ़गानिस्तान में जोर आजमाइश की, और जैसा मैंने पूर्व में कहा था, जिन जिन लोगों ने जोर आजमाइश की, लड़ाबड़ी में रहे, तो उन्हें लोगों का फौज का के रूप में जनहानि काफ़ी हुई, आर्थिक नुकसान हुआ और वो उलझे रहे। उन्होंने समय अफ़गानिस्तान में व्यर्थ किया।
बर्बाद किया, जैसा कि रूस का उदाहरण है, अमेरिका का उदाहरण हमारे सामने है। परंतु भारत ने अपनी विश्व कुटुंबकम की स्थिति के अनुसार और एक दूरदर्शिता के कारण अफ़गानिस्तान में कभी अपनी सेना प्रत्यक्ष रूप से नहीं भेजी, क्योंकि ऐसा होता है कि स्थानीय स्तर पर अगर आपकी सेना भेजते हो और कोई हत्याएं वगैरह ऐसी हो जाती हैं जो कि ऐसे युद्ध में कंट्रोल करने के लिए आप आतंकवादियों को से लड़ते हो और साथ में कुछ लोग सिविल लोग मारे जाते हैं, तो वहाँ की जनता के बीच में आपके खिलाफ़ एक ओपिनियन बन जाता है। तो भारत दूरदृष्टि के कारण एक लंबी नीति पर चल रहा है। वो वहाँ पे जिन चीज़ों का अभाव है, जैसे सड़क हैं और भवन हैं, अस्पताल हैं, इन चीज़ों को वहाँ पे बढ़ावा दे रहा है, डैम बनवा रहा है और बिजली घर बनवा रहा है और बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो कि विश्व का कोई देश वहाँ पे नहीं कर रहा है। तो उसका नतीजा यह है कि अफ़गानिस्तान की जनता प्रत्यक्ष रूप से या अंदर ही अंदर दोनों तरीके से भारत का समर्थन करती है। पाकिस्तान के वो बिल्कुल विरुद्ध है, अमेरिका के वो बिल्कुल विरुद्ध है। अमेरिका से तो इसलिए और खफा हो गई है कि वो हमें मझधार में डाल के इन भेड़ियों के सामने जो तालिबान के रूप में हैं वो हमें छोड़ के यहाँ से जा रहा है। ऐसी स्थिति में डाल दिया कि जब हमें उन्हें या तो वहाँ की जनता को और या वहाँ की फ़ौज के साथ मिलकर इन लोगों से निपटना पड़ेगा। और अमेरिका का ये इंटरेस्ट है कि अफ़गानिस्तान को इस समय जलता हुआ छोड़ा जाए और जलता हुआ और बढ़ने दिया जाए, जिससे कि चीन पाकिस्तान के ज़रिए अफ़गानिस्तान पर कोई अपना डोमिनेंस ना बना सके। CPEC तो रद्द हो ही रहा है, परंतु चाइना आगे ये कर सकता है कि CPEC रद्द होने के बाद उसने अपने संबंध ईरान से भी बढ़ा लिए हैं। उनको 25 साल तक $400 बिलियन का निवेश का ऑफ़र दे दिया है। इस कारण ईरान उनके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। और अगर अफ़गानिस्तान में शांति रहती है तो चीन किसी न किसी रूप के में जो गिलगिट बाल्टिस्तान से होकर जो CPEC ग्वादर पर निकल रहा है उसका एक नया रास्ता डेवलप करने की सोच सकता है। वो अफ़गानिस्तान होते हुए ईरान से अपने किसी बंदरगाह पे कंट्रोल करके वो अरब सागर में अपनी प्रेजेंस बना सकता है। इस कारण अमेरिका की ये नीति है कि यहाँ पे डिस्टरबेंस और बढ़ने दिया जाए और कत्लेआम होने दिया जाए, जिससे चीन हिम्मत ना कर सके, पाकिस्तान हिम्मत ना कर सके अफ़गानिस्तान में घुसने की। ये वर्तमान में मुझे दिखाई दे रहा है, जो कि अफ़गानिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। देखें आगे क्या होता है, तालिबान क्या करता है, क्या वो पूरे अफ़गानिस्तान पे कंट्रोल कर पाता है और अपनी नीतियों को बदल पाता है, या फिर इसी रूप में वो अगर जारी रहता है तो मेरा ख्याल है कि तालिबान का भी कोई सर्वनाश आगे सुनिश्चित है। आगे मैं अगले वीडियो में किसी दूसरे विषय पर आपसे संपर्क करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।